नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ध्वनि संरचना में स्वर ध्वनियों या स्वर वर्णों को देखा। अब आइए देखते हैं व्यंजन ध्वनियों को। व्यंजन शब्द वी जोड़ अंजन से बना। अंजन जैसा समझते हैं लेप लगाना या काजल लगाना, वी जोड़ अंजन। तो अंजन का अर्थ यदि लेप या काजल है तो ये समझा जा सकता है कि व्यंजन ध्वनियों में स्वरों का लेप लगा होता है, अर्थात व्यंजन ध्वनियों पर स्वरों का आरोप रहता है। जैसे क लिखते हैं तो आधा क में एक अ जुड़ा हुआ है। यही वजह है दोस्तों कि प्रत्येक व्यंजन ध्वनि स्वर के अधीन होती है और इसी कारण से व्यंजन ध्वनियों को स्वतंत्र न कह करके स्वरों के अधीन मान लिया जाता है। दोस्तों, व्यंजन ध्वनियों के कई भेद, कई वर्गीकरण किए गए। उच्चारण, बनावट, प्रयोग और मिश्रण के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के कई भेद किए गए। इन भेदों में सबसे पहला भेद है स्पर्श व्यंजन ध्वनि, फिर है अंतस्थ व्यंजन ध्वनि, फिर ऊष्म व्यंजन ध्वनि, उसके उपरांत संयुक्त व्यंजन ध्वनि, नासिक और निरनुनासिक ध्वनि, अल्प्राण और महाप्राण ध्वनि तथा अघोष एवं सघोष व्यंजन ध्वनि। इनके अलावा भी कई छोटे मोटे भेद किए गए जिन्हें अलग अलग नामों से हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला भेद है स्पर्श व्यंजन ध्वनि। नाम से स्पष्ट स्पर्श, जिनके उच्चारण में स्वरयंत्रियों का स्पर्श हो। जीभ जब अलग अलग स्वरयंत्रियों का स्पर्श करे, याद रखिए मुंह के भीतर छोटी छोटी मशीनरी इकाई है, उन्हें ही स्वरयंत्री कहते हैं। क्या क्या? कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा कहते हैं भीतरी तालु को, जीभ, ओष्ठ। ऐसे तो स्वरयंत्रियों की 5 ही संख्या मानी गई, 5 भेद ही किए गए, जिन्हें हम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि स्पर्श व्यंजन ध्वनियों के भी 5 भेद किए गए। तो पहला भेद है कंठ व्यंजन ध्वनि, जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से हो। क, ख, ग, घ, अंग। तो कवर्ग की ध्वनियां क, ख, ग, घ, अंग कंठ व्यंजन ध्वनियां हैं, जिनका उच्चारण कंठ से होता है। स्पर्श व्यंजन ध्वनियों में दूसरा भेद है दोस्तों तालव्य, जिनका उच्चारण जीभ के द्वारा कठोर या अग्र तालु, ऊपर जो तालु है आगे में वो कठोर या अग्र है। बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, ञ। तो ये कठोर या अग्र तालु से जो व्यंजन ध्वनियां उच्चारित होती हैं दोस्तों, उन्हें ही तालव्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। चवर्ग की ध्वनियां च, छ, ज, झ, ञ। अब कुछ बातें और समझिए, बोलिए मेरे साथ। च, छ, ज। देखिएगा कि इनके बीच घर्षण हो रहा है, जीभ और तालु के बीच, इन ध्वनियों के उच्चारण से। इसलिए चवर्ग को स्पर्श संघर्षी क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि। दोस्तों, तीसरा भेद है मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि। मूर्धा कहते हैं भीतरी तालु को, कोमल तालु को, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ पलट कर भीतरी तालु का स्पर्श करे। देखिए, च में आगे तालु है, च, छ, लेकिन जरा ट बोलिए, च, ट, च, ट। तो ट में भीतर जाना पड़ रहा है। टवर्ग की ध्वनियां ट, ठ, ड, ढ, ण, ये भीतरी कोमल तालु से उच्चारित होती हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। दोस्तों, इन ध्वनियों का और कई काम है, ये कई जगह ध्वनियां पूछी जाती हैं। ये जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, इन्हें कठोर या कर्कश ध्वनि कहते हैं। इसलिए अब देखिए कि राजस्थानी बोलियों में, हरियाणी बोली में इन ध्वनियों का बहुत प्रयोग है, बहुल प्रयोग है, क्योंकि ये कर्कश ध्वनियां हैं। जाना है, अण, खाना है। आप देखेंगे अट्ठे, कट्ठे, ठिया, ठिकाना, टावर, ऐसे कई शब्द हैं। डांडा, ढोर, डांगर। तो ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं।
स्पर्श व्यंजन ध्वनियों में चौथा भेद है दंत्य व्यंजन ध्वनियों का। दंत्य ऊपर के दांतों का या ऊपर की दंत पंक्ति का स्पर्श जब जीभ करे तो उन्हें दंत्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। कैसे बोल के देखिए, तवर्ग की ध्वनि त, थ, द, ध, न, इन्हें दंत्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। और पांचवा भेद है स्पर्श व्यंजन का ओष्ठ्य। ओष्ठ यानी होठ, नीचे के होठ को अधर कहते हैं, ऊपर को ओष्ठ। जब दोनों टकराएं तो दोनों होठों के सटने से जो ध्वनि उच्चारित हो उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि। बोलिए प, फ, ब, भ, म। तो दोस्तों ये पवर्ग की ध्वनियां ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनियां हैं। इन्हें ही बलाघाती कहते हैं। क्यों? इनके उच्चारण में हवा अधिक निकलती, दोनों होठ सटते हैं और हवा अधिक निकलती है। बोल के देखिए प, फ, ब, भ, म। तो अब आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन ध्वनियों के 5 भेद क्या क्या। कवर्ग कंठ्य व्यंजन ध्वनि क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। तालव्य व्यंजन ध्वनि मूर्धन्य ध्वनि ट, ठ, ड, ढ, ण, टवर्ग की ध्वनि। और दंत्य त, थ, द, ध, न। और पवर्ग की ध्वनि ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि प, फ, ब, भ, म। तो ये स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं। इनके 5 वर्ग हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। कितनी संख्या है? 25 है। दोस्तों दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन ध्वनि। नाम से ही बड़ा स्पष्ट है कि अंतस्थ, अंतः, दो चीजों के बीच या कई चीजों के जो बीच हो उन्हें अंतः या अंतर कहते हैं। जैसे अंतरराज्यीय, अंतर विद्यालय, आपने सुना होगा। अंतर मन का अर्थ ही होता है मन के बीच। तो आप कहेंगे मन के बीच का क्या अर्थ होता है? तो मन के 2 हिस्से हैं, दिल और दिमाग, है ना, मस्तिष्क और हृदय। जब कोई व्यक्ति इन दोनों के बीच फंसा हो, क्या करें क्या ना करें, तो इसे ही अंतर्द्वंद या अंतर्मन की बात कहते हैं। जरा समझिएगा। तो अंतस्थ का अर्थ 2 के बीच, जो स्वर और व्यंजन के बीच हो उसे ही अंतस्थ कहते हैं। कैसे? बोलिए मेरे साथ। य, हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछले वीडियो में, कि स्वर ध्वनियां इनके उच्चारण में मुंह खुला रहता और जीभ किसी को नहीं छूती। तो देखिए जैसे अ बोलते हैं वैसे य। तो य, र, ल, व। देखिएगा य और व में जीभ किसी को नहीं छू रही है, इसलिए य और व स्वरों की तरह उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। और र और ल अर्ध व्यंजन ध्वनि, चूंकि उनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच है। र और ल में जीभ छू रही है, य व में जीभ नहीं छू रही है, ना के बराबर। यही वजह है कि य और व का जब हम प्रयोग करते हैं लेखन में तो स्वरों की तरह ही करते हैं। कैसे? आप गई लिखते हैं तो य में बड़ी की मात्रा भी लगा देते हैं और सिर्फ ई, बड़ी ई भी लिख देते हैं। जैसे आइए, य में ए लगाते हैं और सिर्फ ए भी लिखते हैं। जैसे आई, य में बड़ी ई भी लगाते हैं और सिर्फ बड़ी ई लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अंतस्थ व्यंजन ध्वनियां य व अर्ध स्वर की तरह। जैसे कौवा, व की जगह अ भी लिखते हैं, कौवा। जैसे खोवा, खोआ भी लिखते हैं। क्यों? अंतस्थ व्यंजन ध्वनियां बीच में आती हैं, स्वर और व्यंजन। इसलिए य व को अर्ध स्वर कहते हैं और र ल को अर्ध व्यंजन। र और ल को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसके उच्चारण में जीभ भटक जाए, है ना, प्रकंपित हो, घूमे फिरे। बोल के देखिए र। कुछ बात समझ में आ रही है? दोस्तों व्यंजन ध्वनियों में तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन ध्वनि। ऊष्म का अर्थ है जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकले, सुरसुराहट निकले। मिर्ची खाते हैं तो कैसी आवाज निकलती है? स, और बहुत ज्यादा तीखा लग जाए तो माँ चीनी दो, तीखा लगा है। तो जो ऊष्म व्यंजन ध्वनियां इनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है। कैसे? स, ह। तो ऊष्म व्यंजन ध्वनियों के 4 भेद हैं। पहला तालव्य श। तालव्य ध्वनि क्या क्या होती है? च, छ, ज, झ। बोलिए तो मेरे साथ। च, वहीं जीभ को सटाएं, च, श। देखिए तालव्य श है ना, शंकर जी वाला, शिव जी वाला, उसे तालव्य श कहते हैं। दूसरा मूर्धन्य श,
मूर्धन्य इसलिए क्योंकि टवर्ग जहां से उच्चारित होती है ध्वनि ट ठ ड ढ, बोलिए ट श, ट श, जहां से ट वहां से श, तो उसे मूर्धन्य, जहां से च वहां से श, तो वो तालव्य। उसका तीसरा भेद है उष्ण व्यंजन ध्वनियों का दंत्य स, जहां से दंत्य ध्वनि, बोलिए तो त स, त स, तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, उष्ण व्यंजन ध्वनियों के ये 4 भेद हैं। दोस्तों, इनके अलावा संयुक्त व्यंजन ध्वनि या मिश्र व्यंजन ध्वनि, जब 2 व्यंजन ध्वनियां मिलकर के एक तीसरी ध्वनि का निर्माण करें, कैसे? क और मूर्धन्य श बराबर क्ष, कक्षा वाला क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, त और र के मेल से त्र और ज और य के मेल से ज्ञ। वास्तव में संयुक्त व्यंजन ध्वनियों की संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और साथ में श्र। मेरे नाम में जो श्र है ना, वो वाला श्र, मिश्र का श्र, मिश्रित का श्र। दोस्तों, इनके अलावा व्यंजन ध्वनियों के कुछ और भेद किए गए, जैसे नासिक और निरनुनासिक। नासिक का अर्थ नाक होता है। क्या होता है दोस्तों? नासिक का अर्थ नाक होता है। जिनके उच्चारण में मुंह के साथ नाक की भी आवश्यकता, उन्हें नासिक कहते हैं, और जो बिना नाक के उच्चारित हो उन्हें निरनुनासिक। अभी हमने देखा 5 ध्वनियों को, स्पर्श व्यंजन ध्वनियों को। देखिए तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में क ख ग घ अंग, शुरू की 4 ध्वनियां क ख ग घ, इनमें नाक की जरूरत नहीं है, क ख ग घ, इसीलिए बिना नाक के ये नीर अनुनासिक ध्वनि। और जो 5वीं ध्वनि है अंग, ऐसे ही देखिए च छ ज झ, 1 2 3 4, ये शुरू की 4 ध्वनियां ट ठ ड ढ, इनमें नाक की जरूरत नहीं, इसीलिए 1 2 3 4 ये 4 ध्वनियां नीर अनुनासिक हैं। लेकिन 5वें नंबर पर क्या है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। 5 नंबर पर ये 5वीं ध्वनियां पंचम अक्षर हैं। 5वें नंबर पर इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर ध्वनियां बिना नाक के उच्चारित नहीं होती। बोल के देखिए, ग य ण न प, इनमें नाक चाहिए, इसीलिए इन्हें नासिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें नासिक ध्वनि। शुरू की 4 ध्वनि नीर अनुनासिक, नीर मतलब नहीं, जो अनुनासिक नहीं, और 5वीं ध्वनि नासिक। कुछ बात समझ में आ रही है दोस्तों? नासिक ध्वनियों के भी 2 भेद किए गए। नंबर 1 अनुस्वार और नंबर 2 अनुनासिक। आपने सुना होगा कि जो अनुस्वार ध्वनियां हैं उनका प्रतीक सिर्फ बिंदी या बिंदु है, सिर्फ बिंदी लगाते हैं, और जो अनुनासिक ध्वनियां हैं उनका प्रतीक आधा चंद्र बिंदु, आधा चंद्रमा और उसमें बिंदी लगाते हैं। क्या इनका अंतर है? जैसे आप 2 शब्द लीजिए, हंस बिंदी लगा के हंस, और हंस आधा चंद्र बिंदु लगा के। दोस्तों, ये जो नासिक ध्वनियां हैं, एक तो याद रखिए पंचमाक्षरों के बदले आती हैं। अंग, इया, अण, न, म, इन्हीं के बदले ये नासिक ध्वनियां आती हैं। पंचमाक्षरों के बदले ही नासिक ध्वनियां आती हैं। अब उसमें भी चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार और अर्धचंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का अंतर क्या है, इसको समझिए। दोस्तों, जिस ध्वनि के उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकले, मुंह से कम, मुंह बंद हो जाए और नाक से अधिक हवा निकले, तो उसे अनुस्वार कहते हैं, जहां बिंदी लगी होती है। बोल के देखिए, हंस, बोल के देखिए, अपने आप मुंह बंद होगा और नाक से अधिक हवा निकलेगी। हंस। गंध, बोल के देखिए, अंत, पंत। तो जिन ध्वनियों में मुंह बंद हो और नाक से अधिक हवा निकले, उन्हें अनुस्वार ध्वनि कहते हैं, बिंदी प्रतीक होता है। लेकिन जिनके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का बराबर प्रयोग, मुंह भी खुला रहे और नाक से भी हवा आए, यानी मुंह और नाक दोनों से बराबर हवा निकले,
तो उन्हें हर हाल में अनुनासिक कहते हैं। आधा चंद्र बिंदु कैसे? बोलिए। आंख देखिए आधा चंद्र बिंदु है, मुंह से भी हवा, नाक से भी, मुंह खुला रहेगा। देखिए आंख, अंतर देखिएगा, पंत, प में बिंदी है, अनुस्वार, लेकिन अनुनासिक पात, तो बोल के देखिए पात, लेकिन पंत। मुंह बंद हो जाए, नाक से अधिक हवा निकले तो समझिएगा अनुस्वार। मुंह भी खुला रहे, नाक से भी हवा आती रहे बराबर बराबर, तो समझिएगा अनुनासिक। कैसे? बोलिए। अंक देखिए अपने आप मुंह बंद होगा, नाक से अधिक हवा, अंक। लेकिन आंख, आंकना वाला, अरे हाँ या ना, पंत, पात। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? हंस, हंस, देखिए मुंह भी खुलेगा, हंस। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? आएगी, धीरे धीरे देखते रहिए, बहुत सी बातें हैं जिनका मतलब आप समझते रहेंगे। दोस्तों, कई बार आपके लेखन में कुछ त्रुटियां आती हैं जिनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, या आपको लगता है कि क्या गड़बड़ी हो गई। जैसे कहाँ बिंदी लगाएं और कहाँ आधा पंचमाक्षर लगाएं, बिंदी का प्रयोग कैसे करें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है चंदन, च आधा न द न, तो उस आधा न की जगह बिंदी भी लगाते हैं, हाँ या ना? जरा आंखें बंद करके विचार कीजिए, चंदन में आधा न भी लिखते हैं और बिंदी भी लगाते हैं, चंदन। इसका अर्थ है कि जहां कहीं आधा पंचमाक्षर, देखिए अंडा, अ आधा ण ड आकार अंडा, वहां भी आधा ण की जगह बिंदी लगाते हैं। अरे हाँ या ना? चंपक, आधा म है, उसकी जगह बिंदी। बोलिए मेरे साथ, आधा पंचमाक्षरों के लिए ही बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार। इसका अर्थ है कि बिंदी के लिए भी आधा पंचमाक्षर लगा सकते हैं। क्या इसका नियम है? बोलिए मेरे साथ, जिस वर्ण पर बिंदी हो, जिस वर्ण पर बिंदी हो, उसके ठीक आगे का जो वर्ण होता है, उसी वर्ण का पांचवा अक्षर आधा रूप में लगाया जाता है। अब बोल के देखिए मेरे साथ, छोटे छोटे शब्द हैं। भंडार, भ पे बिंदी है, ड आकार र। अब अगर बिंदी को हटाना हो तो देखिए किस वर्ण पे बिंदी है, भ। जिस वर्ण पे बिंदी हो उसके बाद वाले वर्ण का पांचवा अक्षर, भ पे बिंदी है, बाद वाला वर्ण ड है, ड का पांचवा अक्षर क्या होगा, ट ठ ड ढ ण, तो हर हाल में आधा ण लिखेंगे, भंडार। नई बात समझ में आई? देखिए, सीखिए। मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे अंदर, अ पे बिंदी है, द र। किस वर्ण पे बिंदी है, अ पे, बाद का वर्ण क्या है, द, द का पांचवा अक्षर त थ द ध न। तो याद रखिए, अंदर के बिंदी को हटाने के लिए द का पांचवा अक्षर आधा न लगाएंगे। फिर से सुनिएगा, जिस वर्ण पर बिंदी हो उसके बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर लगाते हैं आधा रूप में। गंगा, देखिए ग पे बिंदी है, उसके बाद का भी वर्ण ग है, तो ग का पांचवा अक्षर क ख ग घ अंग, तो आधा अंग लगाएंगे, ग आधा अंग हलंत देके और ग। कुछ बात समझ में आ रही है? दंत, द पे बिंदी त, क्या आधा पंचमाक्षर लगाएंगे? क्योंकि द के बाद का वर्ण त है, त का पांचवा अक्षर त थ द ध न, आधा न, इसीलिए आधा न लगाएंगे। अरे बात समझ में आई? चंचल, च पे बिंदी है, कौन सा आधा पंचमाक्षर लगाएंगे? क्योंकि च के बाद दूसरा वर्ण च है और पंचमाक्षर देखिए च छ ज झ इया है, इसलिए आधा इया लगाएंगे, चंचल। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? अंग, अ पे बिंदी है, अब आप बताएं किस वर्ण पे बिंदी है, अ पे, बाद का वर्ण ग, ग का पांचवा अक्षर क ख ग घ अंग, आधा अंग लगाएंगे, अंग। क्या लगाएंगे? आधा अंग। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि व्याकरण रटिए मत, एक बार फॉर्मूला सीखिए, सीख गए तो जन्म जन्म भूलेंगे नहीं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी बातें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो तक बने रहें तो फिर उसमें अल्पप्राण महाप्राण अघोष सघोष इन ध्वनियों को भी देखेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।